हाय एवरीवन। आज का लेक्चर सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए है। कॉर्पोरेट लॉ में चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। हमेशा की तरह एक बार डिस्कस कर लें कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर हम फुल फ्लेज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं कि चार्ज किसको बोलते हैं। अब एक कंपनी है और ये एक बैंक है। बैंक ने कंपनी को लोन दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कंपनी बोरोअर है, बैंक एक लेंडर है। अब बैंक ने तो कंपनी को लोन दे दिया। अब कंपनी ने बैंक को क्या दिया? एक असेट मॉर्टगेज किया। असेट मॉर्टगेज। अब ये जो असेट मॉर्टगेज हो है, ये बैंक के लिए तो सिक्योरिटी है, बट कंपनीज के केस में कंपनी लॉ के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक काम एडिशनल करना पड़ता है। ये जो कंपनी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये जो उसने असेट मॉर्टगेज किया है इस पे बैंक का चार्ज क्रिएट हुआ है। अगर बैंक का इस पे चार्ज क्रिएट हुआ है, बैंक हैज अ चार्ज ऑन दिस असेट जो कि मॉर्टगेज है, तो कंपनी को ये चार्ज रजिस्टर कराना होता है विद एमसीए, बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस चार्ज को रजिस्टर करता है और अपने पोर्टल पे दिखाता है। जब भी आप किसी कंपनी का नाम सर्च करेंगे एमसीए पोर्टल पे, तो उसमें एक इंडेक्स ऑफ चार्ज आता है जिसमें सारी डिटेल्स आती हैं कि भाई अभी तक उस कंपनी ने कितना चार्ज क्रिएट किया है, उसके कौन से असेट्स पे कितना चार्ज क्रिएटेड है। तो ये बेसिकली चैप्टर हमारा इसी रिगार्डिंग है कि भाई चार्ज को कौन रजिस्टर करेगा, कौन एप्लीकेशन देगा, रजिस्ट्रार कितने दिन में रजिस्टर करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कब इशू करेगा। अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो क्या कर सकते हैं? तो क्या ये बैंक चार्ज रजिस्टर करवा सकता है या नहीं, वो हम आगे चैप्टर में देखते हैं। फिर इसके अलावा मैंने आज ये असेट मॉर्टगेज किया, बट मेरे लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए। मैंने 9% पे लोन लिया था, बट आज की डेट में 10% पे लोन हो गया। तो क्या ये भी चार्ज में हमें मॉडिफिकेशन रजिस्टर कराना पड़ेगा? इसकी कोई रिक्वायरमेंट है इसमें कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के इस चैप्टर में हम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई चार्ज के इंसिडेंटल जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं जो एक कंपनी को कंप्लाई करने पड़ेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम शुरुआत करेंगे इसमें चार्ज की डेफिनेशन से। तो ये डेफिनेशन ऑफ चार्ज है। क्या बोलती है डेफिनेशन? एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी। बेसिकली वो बैंक जिसने लोन दिया था उसका इंटरेस्ट है कि भाई इस प्रॉपर्टी को कंपनी अपनी मर्जी से बेच नहीं सकती, ये मैंने मॉर्टगेज कर रखी है, जब तक मेरा लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसे बेचने नहीं दूंगी, राइट। तो बैंक का इंटरेस्ट और लियन हो गया ऑन दी प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, या फिर बैंक की कोई और बिजनेस अंडरटेकिंग है, और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज। बेसिकली सिक्योरिटी दी है और उसी को उन्होंने मॉर्टगेज किया है, सेम सेम चीज़ें हैं, और उस पर हमने आगे लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया, तो बैंक उस पर चार्ज क्रिएट करवाएगी। तो इसमें बैंक को हम नॉर्मली बोलते हैं चार्ज होल्डर। ये होता है क्रिएटर ऑफ चार्ज। बैंक के पास उस प्रॉपर्टी का चार्ज है इसलिए उसे बोलेंगे चार्ज होल्डर, और कंपनी क्रिएटर ऑफ चार्ज। ठीक है। अब पॉइंट्स में हमने इस डेफिनेशन को पॉइंट्स में किया है कि भाई चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी, या फिर उसकी किसी अंडरटेकिंग पे, या फिर बोथ पे। इट इज क्रिएटेड एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड चार्ज इंक्लूड्स मॉर्टगेज। ठीक है सर, क्लियर यहाँ तक? whenever a company borrows money by way of loans including term loans, किसी भी तरह का लोन हो,
एज वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक और एनी अदर पर्सन। बैंक के अलावा आप किसी और से भी अगर आप लोन ले रहे हो और आपकी कोई प्रॉपर्टी उसमें मॉर्टगेज है या एज अ सिक्योरिटी आपने दे रखी है, तो उस पर चार्ज क्रिएट हो गया है, तो आपको उस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद आरओसी। बाय ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी और असेट्स एज सिक्योरिटी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, देन अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच प्रॉपर्टी और असेट्स इन फेवर ऑफ द लेंडर। जिसने आपको फंड्स लेंड किए हैं उसके फेवर में आप चार्ज क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली जो आपका लेंडर होगा वो चार्ज होल्डर कह रहेगा, और जो भी कंपनी बोरो करेगी उसे हम चार्ज क्रिएटर बोलेंगे। ठीक है सर। अब चार्ज कितने तरह के हो सकते हैं? फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब क्या? किसी लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, तो ये सब फिक्स्ड असेट्स हैं। इन सब पे एक फिक्स चार्ज क्रिएट होता है कि भाई जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक ये एसेट्स कंपनी बेच नहीं सकती है, इनको रोटेट नहीं कर सकती है। और फिक्स चार्ज लोन रीपेमेंट होने के बाद ही नल हो जाएगा। फिक्स चार्ज इज अ चार्ज ऑन स्पेसिफिक असेट्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी। द असेट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस प्रेमाइज, कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड असेट्स होने चाहिए। दीज असेट्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। जब भी बैंक ने लेंडिंग की थी, कंपनी ने बोरोइंग की थी, उसी टाइम पे ये असेट्स आइडेंटिफाइबल है। अ फिक्स चार्ज इज यूजुअली क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्टगेज और बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। बेसिकली या तो आप घर गिरवी रख देते हो या फिर उसके कागज बैंक को दे देते हो कि भाई जब तक हम लोन रिपे नहीं करेंगे तब तक हमें इसके कागज वापस मत करना। ठीक है सर। When a charge is created on such assets, charge remains fixed and borrowing company is not permitted to sell such assets during the period of charge, though it may use them. Basically, कंपनी ने अगर मॉर्टगेज किया है अपना असेट, कंपनी कैन कीप ऑन यूजिंग इट बट उसको सेल नहीं कर सकती। ठीक है। असेट्स अंडर फिक्स चार्ज कैन बी सोल्ड ओनली विद द परमिशन और कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर। अगर मुझे बेचना भी है ना, तो मुझे पहले बैंक वालों की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं ये असेट बेच रहा हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बेच पाओगे। अगर बैंक ने ऑब्जेक्शन किया तो आप नहीं बेच सकते उसे। फिक्स चार्ज इज वेकेटेड व्हेन द मनी बोरोड अगेंस्ट द असेट सब्जेक्ट टू फिक्स चार्ज इज रीपेड इन फुल। अगर आपने पूरी रीपेमेंट कर दी है तभी आपका फिक्स चार्ज नलीफाई हो जाएगा। ठीक है सर। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज मेजरली होता है करंट असेट्स पे। करंट असेट्स क्या मतलब? डेटर्स पे, स्टॉक्स पे, रॉ मटेरियल पे, जो चीज़ें बेसिकली घूमती रहती है, जिनका टर्नओवर रहता है। डेटर्स का टर्नओवर रहता है, स्टॉक्स का टर्नओवर रहता है, रॉ मटेरियल की एक साइकिल रहती है कि भाई इतने टाइम में मेरे को ये फिक्स्ड फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। तो ये इन सब एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, कंपनी के टर्नओवर में रहेंगे। आज एक अगर डेटर है, कल को वो नील भी हो सकता है, कल को उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो ये बेसिकली रोटेशन में रहते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन असेट्स और अ क्लास ऑफ असेट्स विच आर ऑफ फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग इन नेचर, जो बेसिकली टर्न अराउंड होते रहेंगे। आज एक डेटर है, कल दूसरा है, या फिर वही है बट उसका अमाउंट चेंज हो गया है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इन्वेंट्री की क्वांटिटी चेंज होती रह सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। इट इज चार्ज अपॉन असेट्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब आज मेरे पास कोई स्टॉक है या रॉ मटेरियल है, अब मैंने उसे बेच दिया, अब कल को नया स्टॉक आएगा तो बैंक वालों का उस पर चार्ज रहेगा। बेसिकली इट इज इन प्रेजेंट एज वेल एंड इन फ्यूचर एज वेल, ऑन द बेसिकली फ्यूचर एसेट एंड प्रेजेंट एसेट्स। द असेट्स अंडर फ्लोटिंग चार्ज कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है। चेंजिंग मतलब डेटर चेंज हुआ, रॉ मटेरियल चेंज हुआ, आज ये बैच नंबर का प्रोडक्ट प्रिपेयर किया था, कल दूसरे बैच नंबर का प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा। इज परमिटेड टू यूज देम फॉर ट्रेडिंग और प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स फॉर सेल। अब फ्लोटिंग चार्ज हमने क्रिएट कर दिया, बट जो असेट्स हैं, डेटर्स हैं, रॉ मटेरियल है, स्टॉक है, इन सब में परमिटेड है कि आप सेल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक मिनिमम क्वांटिटी आपके गोडाउन में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन रहनी चाहिए। राइट सर। फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज दैट फ्लोट्स अबव एवर चेंजिंग एसेट्स।
ये चार्ज असेट्स जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे जाते जाएंगे, उन पे ही घूमता रहेगा। लेकिन कोई भी असेट ऐसा नहीं है कि उसको आप बेच नहीं सकते या उसको आप यूज नहीं कर सकते, राइट। अनलाइक अ फिक्स चार्ज, द असेट ऑफर्ड एज सिक्योरिटी बाय द कंपनी कैन बी डेल्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप रॉ मटेरियल लाइए, बेचिए, फिक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे आराम से बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बायर ऑफ द असेट विल गेट इट फ्री ऑफ चार्ज। जो बायर है, जो भी आपसे ये असेट्स खरीदेगा, स्टॉक या रॉ मटेरियल, अब उसको ऐसा नहीं है कि उसको फिर उन असेट्स पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा उसके उस बायर के नाम से, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज किस सिचुएशन में फिक्स हो जाएगा? इसमें जैसे आज आपने कोई भी रीपेमेंट नहीं किया, आपने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं रीपे की, या फिर आपने ब्रीच ऑफ किसी और टर्म्स एंड कंडीशन कर दिया कि भाई आपके जो मिनिमम स्टॉक वैल्यू होनी चाहिए थी वो आपके गोडाउन में इस समय है ही नहीं, तो इन सिचुएशंस में जो फिक्स फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज बन जाएगा। फिर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेटर्स दिख रहे हैं, जो स्टॉक दिख रहा है, जो रॉ मटेरियल दिख रहा है, उसको आप बेच नहीं सकते, उसको आप टर्नओवर में नहीं ले सकते। उसको आप तभी बेच सकते हो जब आपको आपका लेंडर परमिशन देगा। व्हेन द क्रेडिटर इन्फोर्सेस द सिक्योरिटी ड्यू टू, किस वजह से? ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, या फिर कंपनी लिक्विडेशन में ही चली गई, भाई कंपनी तो बिकवाल हो गई, इंसॉल्वेंट हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, बंद होने जा रही है, तो उस सिचुएशन में बैंक वाला क्या करेगा? फ्लोटिंग क्यों रखना है भाई, इसे फिक्स चार्ज करो, ये एसेट्स तो कम से कम बिके और मेरा पैसा तो वापस आए, राइट सर। फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम अ फिक्स चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स अवेलेबल ऑन दैट डेट। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज आप कब बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज आपका फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया है, उस सिचुएशन में आप बोलोगे कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज हो गया है। फ्लोटिंग चार्ज इज कन्वर्टेड टू दी फिक्स चार्ज। ओके सर। फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डॉर्मेंट अंटिल इट बिकम्स फिक्स्ड। डॉर्मेंट ही रहता है, कोई एसेट रुका तो हुआ नहीं है, सब बिजनेस कंपनी का टर्नओवर चल रहा है, बैंक वाले को पता है उसके पास सिक्योरिटी है, जो भी एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट्स है, जो भी जिस स्टेट पे उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, जो भी स्टॉक मेंटेन होगा वो सारा वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कर देगी, फिर वो कंपनी वाला आगे बेच नहीं पाएगा। It becomes fixed or crystallized. On crystallization of charge, security becomes fixed and is available for realization by the lender so that borrowed money is repaid. ठीक है सर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज में अगर व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज आर वायलेटेड, company ceases to continue its business, company goes into liquidation, company enforce the security covered by the floating charges। ठीक है सर। कोई डाउट अभी तक? हमने अभी तक क्या पढ़ा? चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी, दो टाइप के चार्ज पढ़े, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि चार्ज को रजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने दिन में करवा देना चाहिए, अगर नहीं कराया तो क्या आगे के प्रोसीजर्स हैं, तो टाइम एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, फीस के साथ पे करना है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल ऐसे ही आप सिंपली फॉर्म भरेंगे और रजिस्टर हो जाएगा, वो सारी अब चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन बाय कंपनी क्रिएटिंग चार्ज। जो कंपनी फंड्स बोरो कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसने असेट्स मॉर्टगेज किए हैं या फिर एज अ सिक्योरिटी लेंडर को दिए हैं, वो सारे असेट्स को एज अ चार्ज रजिस्टर कराए विद द आरओसी। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस सेक्शन 77 में डील होती हैं सारे के सारे प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। It shall be the duty of the company creating a charge within or outside India। अगर कोई एसेट इंडिया में है तो इंडिया, उसे बोलेंगे कि इंडिया में चार्ज क्रिएट हुआ है। अगर कंपनी का एसेट आउटसाइड इंडिया है तो उसे बोलेंगे कि आउटसाइड इंडिया चार्ज क्रिएट हुआ है। ऑन इट्स प्रॉपर्टी और असेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। ठीक है। वेदर टेंजिबल और अदरवाइज, बेसिकली कोई भी एसेट हो सकता है, टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, एनीथिंग, या फिर इंटेंजिबल भी हो सकता है कि भाई आपके पास पेटेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कुछ भी है, उस पर भी अगर आपको लोन मिला है तो वो भी आप चार्ज क्रिएट करेंगे। सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया, मैंने बोला इंडिया में एसेट है तो उस पर भी चार्ज क्रिएट होगा, आउटसाइड इंडिया है तो भी चार्ज क्रिएट होगा। ओके सर, ठीक है। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, इट शैल बी द ड्यूटी इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज। पर्टिकुलर्स मतलब
टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई लोन का रेट क्या है, कितने पीरियड का लोन है, लोन रेट, पीरियड ऑफ लोन, ईएमआई का शेड्यूल क्या है, कितने की ईएमआई कब कब देनी है, और कोई गारंटर है क्या इसमें। तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन आपको देनी पड़ेंगी इसमें। टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली उस पर दोनों लोग साइन करेंगे, बैंक वाला भी साइन करेगा और आपकी कंपनी भी साइन करेगी जिसने उस पर लोन ले रखा है। क्रिएटिंग सच चार्ज इन फॉर्म जाएगा CHG 1। और अगर डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की है, तो उस केस में आपका चार्ज रजिस्टर होगा इन दी फॉर्म CHG 9। ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। जो भी फीस प्रिस्क्राइब होगी वो आपको फॉर्म के साथ भरनी पड़ेगी विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ इट्स क्रिएशन। 30 दिन के अंदर, 30 days के अंदर, जिस दिन से आपने लोन लिया है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो गए हैं, तब से 30 days के अंदर आपको ROC के पास अपना चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है सर। अब बेसिकली इसमें बोलता क्या है ना कि 01/04/25, 1 अप्रैल 2025, इससे 30 days के अंदर आपको चार्ज रजिस्टर कराना था, बेसिकली 34/25। ठीक है, लेकिन आपने चार्ज नहीं रजिस्टर कराया। एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज shall not prejudice any right acquired in respect of property before the charge is actually registered। यहाँ पे अगर बैंक ने 1 अप्रैल 2025 को लोन दिया था, तो फिर 30 अप्रैल 2025 तक चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था बाय दी कंपनी। कंपनी को, कंपनी बीइंग चार्ज क्रिएटर, तो उसको 30 अप्रैल तक चार्ज रजिस्टर करवा देना चाहिए था। बट इन केस, अब अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं कराती है तो इसमें नुकसान किसका है? बैंक का है ना, कि भाई बैंक ने पैसे दे रखे हैं, अब उसकी सिक्योरिटी अगर चार्ज रजिस्टर ही नहीं होगा तो उसकी सिक्योरिटी नलीफाई हो जाएगी, वो सबऑर्डिनेट हो जाएगी टू दी चार्ज, कोई और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई एट दी अर्लीस्ट जितनी जल्दी से जल्दी चार्ज रजिस्टर हो जाए ना, उतना बेहतर है बैंक के लिए। अब मान लो इस सिचुएशन में 1/4/25 फिर 34/25 के बीच में कंपनी ने किसी और को वो प्रॉपर्टी भी मॉर्टगेज कर दी, वो मशीनरी मॉर्टगेज कर दी। और मान लो यहाँ पे एक्स बैंक ये है, ये एक्स बैंक जिसने लोन दिया 01/04/2025 को, एक वाई पर्सन है, उसने कंपनी को लोन दिया 15/04/2025 को। ठीक है, अब एक्स बैंक को कब तक अपना चार्ज रजिस्टर कराना है? 30 अप्रैल 2025 तक। अब एक्स बैंक बड़े आराम से बैठा है, मैं 30 तक करवाना है तो मैं 28 को कराऊंगा, 29 को कराऊंगा, 30 को कराऊंगा। बट मीन वाइल कंपनी ने वाई नाम के किसी पर्सन से भी लोन ले लिया और उसी सेम मशीनरी को मॉर्टगेज कर दिया, राइट? बेसिकली सिक्योरिटी दे दी उस मशीनरी के ऊपर। ठीक है, तो अब वाई पर्सन ने कब लिया? 15 अप्रैल 2025। तो अब इस वाई पर्सन के लिए 30 days काउंट करेंगे तो आगे जाके अगर ये बनता है 14/04/25 तक रजिस्टर करवा सकता है। बट वाई ने क्या किया? वाई ने 20th को ही, 3/04/25 को ही चार्ज रजिस्टर करवा लिया, अपना कंपनी को पुश करके अपना चार्ज रजिस्टर करवा लिया। तो जो बैंक वाला है वो 30th को अपना चार्ज रजिस्टर करवाता है। तो इस केस में जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट, उस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी वाई बैंक को जिसका चार्ज पहले रजिस्टर हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। सबऑर्डिनेट प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि वाई पर्सन ने अपना चार्ज पहले रजिस्टर करवा दिया था।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर आपका चार्ज बाद में रजिस्टर हो रहा है तो ये दूसरे चार्ज जो कि पहले से रजिस्टर्ड हैं उनके राइट्स को प्रीजुडिस नहीं करेगा। शैल नॉट प्रीजुडिस एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। बैंक ने अपना चार्ज बिल्कुल एट द एंड रजिस्टर करवाया, लेकिन उससे पहले कंपनी ने किसी और से लोन ले दिया था और सेम सिक्योरिटी उसको भी दे दी थी, और जो वाई पर्सन था उसने अपनी सिक्योरिटी पहले चार्ज क्रिएट करवा लिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि बैंक को अपना चार्ज पहले रजिस्टर कराना चाहिए था। बट बैंक ने अपना ड्यू डेट का टाइम देखा, उसने उसी अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड किया। बट अब बैंक का जो राइट है उस मशीनरी पे वो सबॉर्डिनेट है, पहले वाई का पैसा दिया जाएगा, फिर एक्स बैंक का पैसा दिया जाएगा। क्लियर सर? इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आगे और भी आएगा, जब आप चार्ज रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उस केस में क्या आता है, तो इसीलिए इसको अभी थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट करेंगे। ओके, जब चार्ज रजिस्टर हो जाता है तो आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा इन फॉर्म CHT2 टू द कंपनी एंड द पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड। बेसिकली कौन? चार्ज होल्डर। दोनों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आपका चार्ज रजिस्टर हो गया, आरओसी ने आपकी डिटेल्स एंटर कर लिए। ओके सर, ठीक है। अब चार्ज क्रिएशन के टाइम पे जो आप फॉर्म फाइल करोगे CHG1 या CHG9, तो उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, बेसिकली जो लोन डीड बनेगी उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे, उसको अटेस्ट कौन करेगा, उस पर साइन कौन करेगा? कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार शैल बी वेरीफाइड। कौन वेरीफाई करेगा? व्हेन द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी प्रॉपर्टी जिस पे आप चार्ज क्रिएट करवा रहे हैं वो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में कौन साइन करेगा? अंडर द सील ऑफ द कंपनी, अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और CS ऑफ द कंपनी और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। बेसिकली बैंक जिसने भी आपको लोन दिया, अगर वो साइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, राइट सर? ठीक है। या फिर अगर दोनों ही चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है, तो अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्टगेज और चार्ज। जिसका बेसिकली इंटरेस्ट हो उस मॉर्टगेज और चार्ज में, बेसिकली गारंटर मान लो कि उसने भी अपना साइन दिया हुआ है, तो वो भी इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है। ठीक है सर। अब इन केस अगर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो दो ही चीज़ें हैं। कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या फिर ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। या तो बैंकर अपना साइन कर दे या फिर कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे। ठीक है सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया और प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया में केवल ये वाला पॉइंट डिफरेंट है, एडिशनल है इसमें, कि भाई गारंटर भी साइन कर सकता है या फिर कोई और अदर पर्सन जो कि इस चार्ज में इंटरेस्टेड इन दी मॉर्टगेज और चार्ज। ठीक है सर, आगे बढ़े। ये यहाँ पे यही लिखा है, दस इन केस द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोली टू अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कॉपी मे ऑल्सो बी एडिशनली वेरीफाइड। मे लिखा है, कंपलसरी नहीं है। मे also be additionally verified by a certificate issued under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage or charge। ठीक है सर। This type of verification is not possible when the instrument or deed relates to the property situated in India whether wholly or partly। इंडिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो उसमें तो केवल डायरेक्टर का साइन चलेगा, कंपनी सेक्रेटरी का चलेगा, या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय दी चार्ज होल्डर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट्स, कितने टाइम में आपको चार्ज क्रिएट करवाना है। बेसिकली ये एक अमेंडमेंट था, ये 2/11/2018 से अमेंडमेंट आया था। तो इसमें दो सिचुएशंस हैं कि अगर आपका चार्ज 2 नवंबर 2018 से पहले का क्रिएटेड है, उस केस में क्या होता है कि भाई या तो आप अपना चार्ज 30 डे में क्रिएट करो। पहला पॉइंट तो यही है कि भाई आपको चार्ज 30 डेज में ही क्रिएट करना। बट विद एनी अदर रीज़न कि भाई आप चार्ज नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, जैसे आपकी लीज डीड फाइनल नहीं हो रही है, या फिर आपका बैंक का लोन एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो रहा है, या फिर और भी कोई प्रोसीजर पेंडिंग चल रहा है, इस वजह से आपका डॉक्यूमेंट अभी फाइनल नहीं हो रहा है, इसलिए आप अभी अपना चार्ज रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखता है, अगर आप 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हो तो अगले 300 डेज फ्रॉम द क्रिएशन विथ पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। मतलब 30 डेज, या तो आप यहाँ पे करें
करवा लो चार्ज, फर्स्ट पॉइंट। या फिर ये चार्ज क्रिएशन डेट है, या फिर आप 300 डेज के अंदर चार्ज क्रिएट करवा लो फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आपने 300 डेज के भी अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 300 डेज, रजिस्टर विद इन 6 मंथ फ्रॉम 2 नवंबर 2018 विद एडिशनल फीस। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई 30 दिन बोले थे, तब तक आपने रजिस्टर नहीं कराया, ठीक है कोई बात नहीं। आप 300 डेज के अंदर रजिस्टर करा लो, आपने वो भी नहीं करवाया, ठीक है। अब इधर आ गई डेट 02/11/2018, तो अब क्या बोलता है, इधर से 6 मंथ्स के अंडर आप अपना चार्ज रजिस्टर करवा लीजिए, 6 मंथ के अंडर करवा लीजिए, अदरवाइज आपका चार्ज रजिस्टर नहीं होगा विद एडिशनल फीस। अगर आप लेट चार्ज रजिस्टर करवा रहे हो तो आपको लेट फीस तो पे करनी ही पड़ेगी, जो कि एडिशनल होगी, अदर देन दी नॉर्मल फीस जो कि 30 डेज में रजिस्टर कराने पे लगती है। ठीक है, अब ये सिचुएशन वो है जहाँ पे आपका चार्ज क्रिएट ऑन और आफ्टर 2/11/2013, 2 नवंबर 2018 के बाद अगर आपका चार्ज रजिस्टर होना है तो भी आपका चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। फर्स्ट पॉइंट तो यही आने वाला है कि भाई रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। ओके सर, नहीं किया 30 डेज में चार्ज रजिस्टर, तो 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी, चार्ज बिफोर 02/11/2018। सेकेंड क्या बोलता है, आफ्टर 2/11/2018। ठीक है, सबसे पहली चार्ज क्रिएशन डेट, सबसे पहले तो आप 30 डेज में अपना चार्ज रजिस्टर करवा लीजिए। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पहली सिचुएशन। सेकंड है कि भाई 60 डेज में करवा लीजिए। इसके बाद क्या बोलता है कि भाई हमने 60 डेज में भी चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन नेक्स्ट 30 डेज, रजिस्टर विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज विद एड वलोरम फीस। एड वलोरम क्या होती है, जो भी आपका चार्ज का अमाउंट है ना, बेसिकली जितने की आपने लोन की वैल्यू ले रखी है उसके बेसिस पे वो फीस कंप्यूट की जाएगी। अदरवाइज एक फिक्स फी होती है जो नॉर्मली लगती है, बट अगर आप 60 डेज के बाद अगले 60 डेज में चार्ज रजिस्टर करवा रहे हैं, 120 डेज, तो यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी एड वलोरम फीस। ये किस पे कंप्यूट की जाती है, कंप्यूटेड ऑन लोन वैल्यू, कुछ परसेंटेज होता है उसके बेसिस पे ये फीस कंप्यूट की जाएगी और आपसे रिकवर की जाएगी। ठीक है सर, तो हमने दो सिचुएशंस पढ़ी कि भाई चार्ज कब तक रजिस्टर होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि भाई आप 30 डेज में अपना चार्ज रजिस्टर करवा लो। ठीक है सर, नहीं करवा पाए तो दो सिचुएशंस आती हैं कि भाई 2 नवंबर 2018 से पहले का आपका चार्ज बेसिकली लोन अग्रीमेंट था क्या, तो उस केस में आप नेक्स्ट 300 बेसिकली 300 डेज फ्रॉम दी क्रिएशन ऑफ चार्ज की डेट से आप रजिस्टर करवा सकते हो अपना चार्ज। ठीक है सर, हमने 300 डेज के अंदर भी चार्ज रजिस्टर नहीं किया, तो जब भी आपकी 2 नवंबर 2018 आएगी उससे आप 6 मंथ के अंदर अपना चार्ज रजिस्टर कर सकते हो। अब वहाँ तक चार्ज रजिस्टर किया नहीं, अब आज के टाइम में तो ये ड्यू डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं है, तो आप इस चार्ज को तो रजिस्टर नहीं करवा पाओगे, राइट सर। तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट जो बनती है ड्यू डेट वो आती है ये वाली, चार्ज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018। ये क्या बोलती है कि भाई 30 डेज में चार्ज रजिस्टर कर लो, फर्स्ट कंडीशन तो यही है। 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं किया, अगले 30 डेज में कर लो, मतलब 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है सर, वो भी नहीं किया। अब आपने 60 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो फिर आप अगले 60 डेज और ले लो, मतलब टोटल इज 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज।
आप उतने टाइम पीरियड में अपना चार्ज रजिस्टर करा लो, बेसिकली 4 महीने के अंदर, तो आपका चार्ज रजिस्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम लोगे तो बेसिकली फॉर्म तो एक ही जाएगा, CHG 1 या CHG 9 जैसा भी एप्लीकेबल होगा, बट उस फॉर्म के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा कि भाई क्या रीजंस थे, हमने अभी तक चार्ज अपना क्यों रजिस्टर नहीं किया। अगर ROC को जस्टिफाइड लगता है कि भाई ठीक है नहीं कर पाए, वैलिड रीजन है, तो ROC रजिस्टर करेगा और CHG 5 में आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई आपका चार्ज, नहीं CHG 5 नहीं, CHG 2 में आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई आपका चार्ज रजिस्टर हो गया। Said application needs to be supported by a declaration from the company signed by CS or director that such related filings shall not adversely affect the right of any other intervening creditors of the company. बेसिकली सिंस मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका चार्ज लेट रजिस्टर हो रहा है तो आपको ये, आप उससे पहले अगर किसी और ने अपना चार्ज रजिस्टर करवा लिया है तो उसके राइट्स को आप सबॉर्डिनेट नहीं कर सकते, बल्कि आपके अपने राइट्स सबॉर्डिनेट हो जाएंगे, राइट। तो आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई इस जो मैं लेट चार्ज को रजिस्टर करवा भी रहा हूँ, बट इसकी वजह से किसी और क्रेडिटर के राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे। शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर इंटरवीनिंग क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर। रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द कंपनी हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर्स and instrument of charge, if any, within the original period of 30 days, may allow registration of charge within the extended period of time. Extended period of time के बीच में ही आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना है, उस तब तक आपको ROC परमिट कर सकता है, अदरवाइज ROC के हाथ में नहीं होता है। रिक्विजिट एडिशनल फी और एड वलोरम फी एज एप्लीकेबल शैल ऑल्सो बी पेड। फीस पे करोगे तभी रजिस्टर होगा, उसके बाद अदरवाइज बिना फीस के तो फॉर्म को वैलिड भी नहीं मानेगा। सेक्शन 77 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन चार्जेस। सेक्शन 77 क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 शैल नॉट बी मेड टू सर्टेन चार्जेस विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द RBI। ठीक है सर, वो कौन से चार्जेस हैं? एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77 इन फेवर ऑफ RBI when any loan or advance has been made to it under subclause B of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली अगर किसी बैंक, RBI ने बैंक को लोन दिया है और बैंक ने अपना कोई एसेट मॉर्टगेज किया है या फिर सिक्योरिटी की तरह दिया है, तो उस केस में सेक्शन 77 के अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं आएंगी। ठीक है सर। अगर आपने चार्ज रजिस्टर ही नहीं किया, यही मैंने बोला था कि भाई या तो आप देर में रजिस्टर करते हो या चार्ज रजिस्टर ही नहीं करते हो, तो उस केस में क्या होता है? नो चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी शैल बी कंसिडर्ड बाय द लिक्विडेटर और क्रेडिटर। अगर आपने चार्ज रजिस्टर नहीं किया है ना, तो बेसिकली ये समझो कि भाई जो बैंक है ना, वो भले मान के चल रहा है कि मेरे पास सिक्योरिटी है, मेरा लोन सेफ है, मैं प्रॉपर्टी बेच के रिकवर कर लूँगा, बट अगर आपने चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो वो लोन आपका अनसिक्योर्ड हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी पे आपका कोई राइट नहीं रहेगा। इधर एक बार समझ लेते हैं। बैंक लोन, नहीं लोन नहीं, लोन टू कंपनी, कंपनी बैंक को क्या देगी? सिक्योरिटी। इस पे क्रिएट करना होगा चार्ज। ठीक है। अब बैंक ने क्या किया? सिक्योरिटी ले ली बट चार्ज क्रिएट नहीं किया, तो ये बैंक की सिक्योरिटी वैलिड नहीं रहेगी। बैंक जितना भी अपने आप को बोल के चले कि भाई ये सिक्योर्ड लोन है, ये सिक्योर्ड नहीं रहेगा अगर बैंक ने ये चार्ज रजिस्टर नहीं कराया। तो वही लिखा है यहाँ पे कि भाई नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी कंसिडर्ड बाय द लिक्विडेटर या क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गिवन बाय द रजिस्ट्रार। आपके पास CHG 2 में रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई आपका चार्ज क्रिएटेड है। ठीक है सर। It means that charge will become void against the liquidator and other creditors of the company at the time of winding up। पहले मान लो कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, तो क्रेडिटर whose charge has not been registered will be reduced to the level of unsecured creditor। भले आपके पास एसेट है जो मॉर्टगेज किया हो या फिर एज अ सिक्योरिटी दिया हो, बट आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, आप उस एसेट को बेच के रिकवरी नहीं कर सकते। Neither the liquidator nor any other creditor will give legal recognition to a charge that is not registered। कोई भी लिक्विडेटर हो, कोई भी क्रेडिटर हो, आपको कोई राइट्स नहीं दे सकता रिगार्डिंग दैट सिक्योरिटी और अ मॉर्टगेज।
दिस शैल नॉट प्रेजुडिस एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी। आपका जो लोन है भले वो सिक्योर्ड नहीं रहा, बट लाइबिलिटी कंपनी की रहेगी कि भाई कंपनी को बैंक को रीपे करना है या फिर लेंडर को रीपे करना है। वही चीज बोलता है यहाँ पे, दिस शैल नॉट प्रेजुडिस एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन टू रीपे द रीपे द मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज। लाइबिलिटी रहेगी बट सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि भाई आपको पूरा पैसा मिल जाएगा या फिर वो असेट बेच के आप पैसा रिकवर कर सकते हो, वो सब पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके लिए। इट इम्प्लाइज दैट द डेट इज वैलिड एंड मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द कंपनी थ्रू द कोर्ट्स बाय फाइलिंग अ सूट, बट द सिक्योरिटी इज लॉस। सिक्योरिटी नहीं है, लाइबिलिटी है, कंपनी पे करेगी, जितना पे कर पाएगी पूरा पे करेगी, राइट सर। Further, it may be noted that failure to register charge shall not absolve a company from its liability in respect of any offence under Chapter 6। बेसिकली अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज चैप्टर को कंप्लाई नहीं किया तो कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन या फिर पीनल प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इज दैट चार्ज होल्डर लूजेस प्रायोरिटी। बेसिकली आप सिक्योर्ड थे, आपके पास सिक्योरिटी थी, आपने बस एक काम नहीं किया कि भाई आरओसी को इंटीमेट नहीं किया कि भाई मेरे पास इस कंपनी के इस असेट पे मेरे पास चार्ज है, तो भाई वो आपका सिक्योरिटी नलीफाई हो गया, आपका सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड हो गया। एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज शैल नॉट प्रिजुडिस एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। मैंने आपको बोला कि भाई, इधर आपको बताया था यहाँ पे, एक्स बैंक ने 1/4/25 को लोन दिया था, वाई पर्सन ने 15/4/25 को, बट वाई पर्सन ने 24/25 को अपना चार्ज रजिस्टर कर दिया, एक्स बैंक ने 34/25 को अपना चार्ज रजिस्टर किया। तो इस चक्कर में एक्स बैंक का जो भी राइट्स है वो प्रिजुडिस हो जाए, मतलब सबऑर्डिनेट हो जाएगा टू द राइट्स ऑफ वाई पर्सन। तो वही चीज वहां पे लिखी है कि भाई अगर आपका चार्ज लेट रजिस्टर होता है तो आपके राइट्स सेकेंडरी हो जाएंगे, प्राइमरी नहीं रहेंगे। Any subsequent registration of charge shall not prejudice any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered। तो बेसिकली होना क्या चाहिए ना, जो भी लेंडर है, बैंक है या फिर कोई पर्सन लेंड कर रहा है, अगर किसी कंपनी को लेंड कर रहा है और वो सिक्योरिटी ले रहा है, तो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना चार्ज रजिस्टर करवाए, अदरवाइज उनकी सिक्योरिटी सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है सर। अब हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई जिस कंपनी ने लोन लिया है, जो चार्ज क्रिएट कर रही है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मैंने चार्ज क्रिएट किया है तो मैं अपना चार्ज रजिस्टर करवा दूं विद आरओसी, सो दैट जो भी पब्लिक मेरे को लोन देगा, जो भी लोग मेरे को लोन देंगे, उनको पता हो कि भाई ये मेरे ये एसेट्स हैं मेरे जिन पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। बट कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, 30 डेज में वो चार्ज रजिस्टर ही नहीं करा रही है। लेकिन बैंक वाले का तो रिस्क है ना। मैंने बोला कि भाई अगर बैंक वाले ने अपनी सिक्योरिटी ले रखी है तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उस चार्ज को रजिस्टर कराए। अगर उससे पहले किसी और ने उस प्रॉपर्टी पे चार्ज रजिस्टर करा दिया तो बैंक की प्रायोरिटी प्राइमरी नहीं रहेगी, सेकेंडरी हो जाएगी। तो अब चार्ज होल्डर कैसे रजिस्टर करवा सकता है अगर कंपनी वाला नहीं करवा रहा है, बेसिकली क्रिएटर ऑफ चार्ज अपना चार्ज रजिस्टर नहीं करवा रहा है। कंपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द चार्ज फेल्स टू डू सो विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर वो चार्ज रजिस्टर नहीं करवा रही है। ठीक है। पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड दैट इज चार्ज होल्डर मे अप्लाई टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। बैंक वाला चार्ज के लिए अप्लाई कर दे इन फॉर्म CHG 1 या फिर CHG 9 एज द केस में भी। अब आरओसी के पास एप्लीकेशन पहुंची तो आरओसी एक नोटिस देगा, शैल गिव अ नोटिस टू द कंपनी कि भाई मेरे पास ये चार्ज रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन आई है। अब अगर आरओसी को कोई ऑब्जेक्शंस रिसीव नहीं होते हैं, इफ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव, आरओसी शैल अलाउ सच रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी। बेसिकली अगर मैंने कंपनी को बोला कि भाई मेरे पास चार्ज रजिस्टर करवाने के लिए ये एक बैंक वाला आया है, चार्ज होल्डर आया है, अब आप बताओ कि आपने लोन लिया है, आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी है कि नहीं करी है। या तो कंपनी रिस्पॉन्ड करे कि हाँ भाई हमने लोन लिया है, आप चार्ज रजिस्टर कर दो, ठीक है, आरओसी कर देगा। अगर कंपनी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं दे रही है, तो भी आरओसी आगे का प्रोसेस फॉलो करते हुए चार्ज रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज इशू करेगा। लेकिन if ROC shall not allow such registration by the charge holder if the company
itself registers the charge और shows sufficient cause why charge should not be registered। या तो कंपनी खुद रजिस्टर करवा ले चार्ज, या फिर कंपनी रीजंस बताए कि भाई अभी तक हमने चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं किया। ठीक है सर, आगे बढ़ें। रिकवरी ऑफ फीस, बेसिकली अब जैसे बैंक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी नहीं चार्ज रजिस्टर करवाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, कंपनी की। बट बैंक वाले को खर्चा करना पड़ा, उसको रजिस्ट्रार की फीस देनी पड़ी, कंसल्टेंट की फीस देनी पड़ी जिसने कि उसका चार्ज रजिस्टर करवाने में असिस्ट किया। तो वो जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं बैंक वाले के, चार्ज होल्डर के, वो सारे एक्सपेंसेस चार्ज होल्डर कंपनी से रिकवर कर सकता है। Registration is affected on an application made by the charge holder of charge. Such person shall be entitled to recover from the company the amount of any fees or additional fees paid by him to the registrar for the purpose of registration of charge। इसका पूरा प्रोसेस समझना है तो हम ऐसे समझते हैं कि भाई कंपनी डिड नॉट फाइल फॉर चार्ज क्रिएशन। ठीक है, कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल नहीं की, पूरी नहीं की। फिर चार्ज होल्डर बीइंग बैंक या लेंडर फाइल्स फॉर चार्ज क्रिएशन। ROC to intimate company regarding application received for creation of charge। ठीक है सर। if no objections received within 14 days ROC में register the charge। if objections, if objection तो नहीं, if company itself registers the charge ROC to not proceed with application of चार्ज होल्डर। तो ये बेसिक सा आपका पूरा प्रोसीजर है जो कि सेक्शन 78 के रिगार्डिंग समराइज कर देता है कि भाई ROC किस केस में चार्ज रजिस्टर कर सकता है और किस केस में चार्ज रजिस्टर नहीं कर सकता है। इसमें बस एक चीज़ नहीं लिखी है कि भाई जो भी चार्ज होल्डर है वो अपने सारे एक्सपेंसेस कंपनी से रिकवर कर सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि भाई एक ए कंपनी थी, ये कंपनी बैंक से लोन ले रखा है, बैंक को सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएटेड है। अब क्या हो रहा है, ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी ए कंपनी वाला बी कंपनी को बेच रहा है। ए कंपनी बी कंपनी को सिक्योरिटी देता है विथ कंसेंट ऑफ बी। बिना बी की कंसेंट के तो आप दे ही नहीं सकते, विथ कंसेंट ऑफ बैंक बेसिकली। ठीक है, तो अब इस सिक्योरिटी पे ऑलरेडी
ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो जब ये सिक्योरिटी इधर जा रही है तो इसको भी तो, बी कंपनी वाले को भी तो अपना चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी मॉर्टगेज चल रहा है, लोन चल रहे हैं, अब बी कंपनी वाला उसकी भरपाई करने वाला है, तो बी कंपनी वाला अब आगे रजिस्टर करवाएगा कि भाई मैंने एक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसके लिए मुझे अभी रीपेमेंट करनी है। जब मैं रीपेमेंट्स कर दूंगा तो बी बैंक वाला अपना लोन की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ करेगा, नो ऑब्जेक्शंस देगा, और मेरी प्रॉपर्टी विल बी फ्री हो जाएगी फ्रॉम दी रेंट फ्रॉम दी लोन। ठीक है। Provision of Section 77 relating to registration of charge shall also apply to a company acquiring any property subject to a charge within the meaning of that section. Basically B कंपनी जो कि जिस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रही है, ठीक है, या फिर अब जो ए कंपनी के पास जो लोन एग्रीमेंट है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस और द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड अंडर दैट सेक्शन। तो इन दोनों केसेस में ही आपको रजिस्टर अपने इंटीमेशन देना पड़ेगा टू दी आरओसी। कैसे देंगे वो इंटीमेशन, वो सब हम आगे देखते हैं। प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल एज फार एज में बी अप्लाई इन बोथ अबव सिचुएशन। जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी सेक्शन 77 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ए कंपनी का चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। इफ इट इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ चार्ज, बैंक की परमिशन ने एक बैंक की परमिशन से ए कंपनी ने बी कंपनी को प्रॉपर्टी सेल कर दी, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग इट टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, ए कंपनी था जिसकी सिक्योरिटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, उसने बैंक की परमिशन लेके वो सिक्योरिटी बेच दी, सिक्योरिटी विद कंसेंट ऑफ बैंक बी को बेच दी। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स ही यहाँ पे पढ़े हैं कि भाई प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज सोल्ड ऑफ विद द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ द चार्ज, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग इट टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। द अर्लियर चार्ज शुड गेट वेकेटेड। ए कंपनी का जो चार्ज था वो वेकेट हो जाएगा एंड इन इट्स प्लेस न्यू चार्ज शुड बी गेट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विच हैज नाउ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। क्लियर सर, कोई डाउट? मैंने पूरे स्टेप्स बता दिया आपको। अब मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज वेयर देयर इज चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। बेसिकली मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है ना कि भाई कंपनी ने रीनेगोशिएट किया अपना इंटरेस्ट रेट, मेरे रेट्स चेंज कर दो इंटरेस्ट के, ईएमआईज चेंज कर दो, या फिर कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई कि इस सिक्योरिटी की जगह वो सिक्योरिटी ले लो, या फिर सिक्योरिटी की वैल्यू चेंज हो गई तो उस हिसाब से बैंक वाले ने लोन का अमाउंट ही कम कर दिया, लोन अमाउंट रिड्यूस्ड। तो किसी भी तरह का अगर एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो आपको इंटीमेट करना होगा टू दी आरओसी। रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन इन चार्ज that is change in terms and condition or change in extent or operation of any charge to be registered by the company in accordance with section 77। बेसिकली आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, मॉडिफिकेशन में क्या आता है वो देख लेते हैं। वेरिएशन इन एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इंक्लूडिंग चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विच में भी म्यूचुअल एग्रीमेंट। बेसिकली चाहे म्यूचुअली डिसाइड किया हो या फिर आरबीआई ने कुछ बोल दिया हो कि भाई इस वजह से आपको ये इंटरेस्ट रेट चेंज करना पड़ेगा या टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। ओके। वेरिएशन इन एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज। बेसिकली लोन की वैल्यू कम हो गई या सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई तो एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज, किस लेवल तक वो चार्ज क्रिएटेड रहेगा, उसके ओवर एंड अबव अगर कुछ और वैल्यू बच रही होगी तो वो चार्ज कहीं और रजिस्टर भी करवा सकता है। राइट सर। इवन इफ द राइट्स ऑफ अ चार्ज होल्डर आर असाइन टू थर्ड पार्टी। बैंक वाले ने बोला कि भाई अब बेसिकली ये पॉइंट क्या बोलता है, इवन इफ द राइट ऑफ अ चार्ज होल्डर आर असाइन टू अ थर्ड पार्टी इट विल बी रिगार्डेड एज अ मॉडिफिकेशन। बेसिकली इसमें क्या हुआ ना, ए कंपनी ने बैंक ए से लोन लिया था, बैंक ए से लिया था। अब बैंक ए वाला क्या करता है, ये लोन बैंक बी को दे देता है। अब ए विल बी रीपेइंग द लोन अमाउंट
टू बैंक बी रीपेमेंट। अब जब ये बैंक बी को रीपे करेगा तो ये भी तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए सारे। तो वही चीज़ लिखी है, इवन इफ द राइट्स ऑफ अ चार्ज होल्डर आर असाइन टू अ थर्ड पार्टी। चार्ज होल्डर बैंक ए था, उसने थर्ड पार्टी को अपने सारे राइट्स असाइन कर दिए, इट विल बी रिगार्डेड एज अ मॉडिफिकेशन। अब कुछ एग्जांपल्स की लिस्ट है। व्हेन द चार्ज इज मॉडिफाइड बाय वेरिंग एनी टर्म्स एंड कंडीशन, where the charge is modified in pursuance of agreement for enhancing or decreasing the limits, लोन के अमाउंट्स बढ़ा घटा दिए। मॉडिफिकेशन इज बाय सीडिंग अ चार्ज, बेसिकली चार्ज को नलिफाई कर दिया। सीडिंग अ चार्ज या फिर पारी पासु मतलब प्रायोरिटी वाइज होता है चार्ज, जैसे बैंक ए फर्स्ट प्रायोरिटी, बैंक बी सेकंड प्रायोरिटी। अब यहाँ से बैंक ए हट गया, बैंक बी के पास फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई, सेकंड नहीं रही, अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया। तो प्रायोरिटी, तो ये पैरी पैसो चार्ज से हटके फर्स्ट लेवल चार्ज पे आ गया, तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ये भी मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आएगा। वेयर देयर इज अ चार्ज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ तो रीपेमेंट शेड्यूल, ईएमआई की वैल्यूज बदल गई। वेयर देयर इज अ पार्शियल रिलीज ऑफ द चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर असेट्स, कंपनी ने आधा पेमेंट आधा लोन का अमाउंट रीपे कर दिया और चार्ज का अमाउंट रिड्यूस करवा दिया, तो वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है सर। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जब आप मॉडिफाई करवाते हो ना अपना चार्ज, तो उसका सर्टिफिकेट CHG 3 में मिलता है। ठीक है। द सर्टिफिकेट सो इशूड बाय रजिस्ट्रार शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ चैप्टर 6 आर कंप्लाइड एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन चार्ज। ठीक है। मीनिंग ऑफ पैरी पैसो चार्ज होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अ प्रोपोर्शनेट शेयर इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। बेसिकली अगर दो लोगों के पास फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ही चार्ज है, तो उनको दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जितनी भी रिकवरीज होंगी दोनों को इक्वली बांटी जाएंगी। व्हेन दिस इज सीडेड द चार्ज होल्डर विल बिकम अ सेकेंड चार्ज होल्डर। अब अगर ये सीड हो जाए, एक का आपने प्रायोरिटी से हटा दिया, तो सेकेंड वाला अपने आप फर्स्ट पे आ जाएगा। Charge holder will become a second charge holder and as such his entitlement in the property will be subject to full satisfaction of the claim of the first charge holder। ठीक है सर, आगे बढ़े। डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज, बेसिकली ये क्या कहना चाहता है ना कि भाई आप सबको पता है कि भाई कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिकली MOA, AOA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल्स, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब कोई भी जाके एक अमाउंट ऑफ फीस पे करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकता है। ठीक है। अब चार्ज का क्या होता है ना कि भाई एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है बाय द ROC, रजिस्टर मेंटेन्ड बाय ROC। ठीक है। तो ये रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है ना, ये MCA के पोर्टल पे होता है। आप किसी भी कंपनी का सर्च करोगे, मास्टर डेटा, कंपनी का मास्टर डेटा सर्च करोगे, उधर आपको इंडेक्स ऑफ चार्ज मिलेगा, कैन बी व्यूड बाय एनीवन। एनीवन मतलब कि कोई भी देख सकता है, जो नेट चला रहा है MCA के पोर्टल पे जा रहा है वो आराम से देख सकता है किसी भी कंपनी पे कितना चार्ज क्रिएटेड है। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, ऑल चार्ज रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव ROC आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है ना कि अगर कोई भी बैंक आगे लोन दे रहा है, अगर कोई भी बैंक आगे लोन दे रहा है तो उसको ये माना जाएगा कि उस बैंक को जानकारी है कि भाई ये एसेट्स कंपनी के चार्ज के अंडर हैं, ये इन पे चार्ज क्रिएटेड है। It implies that any person who wishes to lend money to the company against the security of such property or buy it can refer to the Ministry of Corporate Affairs portal, MCA के पोर्टल को आप रेफर करें and find out if there is any charge created on that asset।
तो यहाँ से आपको माना जाएगा कि बैंक के पास लेंड करने से पहले पूरी जानकारी थी कि भाई इस असेट पे चार्ज क्रिएटेड है या नहीं। एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। माना जाएगा कि भाई बैंक को हमने नोटिस, बैंक को पूरी नोटिस है, इंफॉर्मेशन है बेसिकली। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्स इम्प्लाइड और डीम्ड, नोटिस मीन्स नॉलेज। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्स इम्प्लाइड और डीम्ड नॉलेज। हम मान लेंगे कि भाई बैंक ने देखा हो, एमसीए का पोर्टल चेक किया हो ना किया हो, हम ये मान के चलेंगे कि भाई बैंक को इन्फॉर्मेशन है। This means that even though third party has not referred to the public document, he would still be considered or deemed to have seen it. This is because a deeming provision creates a legal fiction. ठीक है सर। अब ये लॉ की लैंग्वेज है। वेयर एनी चार्ज इज रजिस्टर्ड विद सेक्शन 77, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, एसेट और अंडरटेकिंग और पार्ट देयर ऑफ और एनी शेयर और इंटरेस्ट देयर इन शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। पूरी इंफॉर्मेशन होगी। कोई भी बंदा अगर ऐसी एसेट या प्रॉपर्टी लेता है जिस पर कंपनी का चार्ज क्रिएटेड है, जो भी बंदा परचेज कर रहा है उसे डीम किया जाएगा कि उसको नॉलेज है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी एक चार्ज क्रिएटेड है। Every person proposing to deal with the company should verify whether the asset is already under any charge or not by going through the record of charges maintained at the office of ROC entering into the transaction. ठीक है सर। In case he enters into the transaction without making any inquiry and later on suffers loss because of charge. मैंने क्या किया, मैंने एमसीए का पोर्टल नहीं चेक किया या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किया कि भाई इस एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है या नहीं, और मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली या किसी भी तरह का और कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, देन ही कैन नॉट क्लेम द लॉस फ्रॉम द कंपनी फॉर इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैड नोटिस ऑफ चार्ज। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसका नुकसान हुआ वो जाने, उसका काम जाने, कंपनी इसके लिए कोई भरपाई नहीं करेगी। It is noteworthy that compulsory registration of charge also acts as a method of preventing a company from offering the same asset as security to borrow funds fraudulently from a different lender. Basically चार्ज का पर्पस क्या होता है कि भाई कंपनी की ए प्रॉपर्टी है, इस पे चार्ज क्रिएटेड है, तो कोई और बंदा, कोई और बैंक, अनदर बैंक should not lend on the basis of security of a property। कोई भी अलग बैंक जो भी आगे इस कंपनी को लोन देने जा रहा है वो ए प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपना लोन ना दे, इसकी उसको जानकारी होनी चाहिए। सो दैट ये प्रिवेंट करता है कि भाई कंपनी फ्रॉडुलेंटली एक प्रॉपर्टी के ऊपर 3-4 लोगों से लोन ना ले ले। राइट। रजिस्टर ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया कि भाई जो रजिस्ट्रार चार्ज रजिस्टर मेंटेन करेगा वो आप एमसीए के पोर्टल से रेफर कर सकते हो। रजिस्ट्रार शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी कीप अ रजिस्टर containing particulars of the charge registered under chapter registration of charge, chapter 6 का नाम है registration of charge, in the prescribed form and manner। CHG1 CHG9 जिसमें भी आप चार्ज रजिस्टर करवा रहे हो उसकी सारी डिटेल्स रजिस्ट्रार को मेंटेन करनी पड़ेगी। Particulars of charge maintained on the MCA portal, MCA का पोर्टल shall be deemed to be the register of charges maintained by the registrar। ये section 81 है। Such register shall be open to inspection by any person on payment of fees for each inspection। बेसिकली आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी चार्ज आपको इंस्पेक्ट करने हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है। अब एक रजिस्ट्रार मेंटेन किया जाएगा बाय द कंपनी। ये ऊपर जो हमने पढ़ा मेंटेन बाय द रजिस्ट्रार, ये होगा टू बी केप्ट बाय द कंपनी, ये आएगा सेक्शन 85 में, वो था सेक्शन 81 में। ठीक है सर। Every company shall keep a register of charges in form CHG7 at its registered office। registered office पे ही मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्टर में क्या क्या आएगा? रजिस्टर shall include all charges and floating charges affecting any property or assets of the company or any of its undertaking, indicating in each case the following particulars। क्या क्या आपको डिटेल्स लिखनी होंगी? Charge registered with ROC on any of the property, asset or undertaking of the company, any property acquired subject to a charge। हमने किसी और कंपनी ने ऑलरेडी चार्ज क्रिएट किया हुआ था, उसी प्रॉपर्टी को हमने परचेज कर लिया। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हमने किया कि नहीं किया। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब लोन का रीपेमेंट कर दिया, अब उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज नहीं है तो हमने चार्ज सेटिस्फाई कर दिया। ओके सर।
एंट्रीज इन रजिस्टर शैल बी मेड फोर्थविथ, तुरंत आफ्टर द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जैसे ही कोई भी इवेंट होता है, भले क्रिएशन का हो, मॉडिफिकेशन का हो, चाहे सेटिस्फैक्शन का हो, आपको अपना रजिस्टर अपडेट करना है। एंट्री इन रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज। इसके लिए किसी और को ऑथराइज किया हुआ है तो वो बंदा ये काम करेगा। कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज शैल ऑल्सो बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस अलॉन्ग विद द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। बेसिकली मैंने आपको बोला लोन एग्रीमेंट्स या टाइटल डीड्स जो कि आपने वहाँ सरेंडर कर रखी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द रजिस्टर ऑफ चार्ज। ठीक है सर। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? अगर मुझे देखना है तो क्या मैं देख सकता हूँ? मैं मेंबर हूँ तो देख सकता हूँ, मेंबर नहीं हूँ तो क्या देख सकता हूँ? रजिस्टर ऑफ चार्जेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर के टाइम पे आप देख सकते हैं। बाय एनी मेंबर और क्रेडिटर विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस, कंपनी का मेंबर हूँ तो देख सकता हूँ, क्रेडिटर हूँ तो देख सकता हूँ। अगर मेंबर भी नहीं हूँ, क्रेडिटर भी नहीं हूँ, फिर मुझे फीस पे करके ही दिखेगा वो चार्ज का रजिस्टर या फिर उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पे चार्ज क्रिएट हुआ। ओके सर। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर कब तक मेंटेन करके चलना है? परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ चार्ज शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज और मॉडिफिकेशन शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। 8 years के लिए आपको चार्ज का रजिस्टर, चार्ज के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन, अब भाई आपने चार्ज तो रजिस्टर करवा लिया, अब वो लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर रहेगा क्या? कभी तो उसको सेटिस्फाई करो ताकि आप अगले लोन लो, अगले अपने बिजनेस के लिए काम करो। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए भी आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा टू दी आरओसी, सो दैट आरओसी अपना रजिस्टर अपडेट करे एंड आपको सर्टिफिकेट दे कि भाई आपने चार्ज सेटिस्फाई कर दिया है। अब इसके लिए आप कंपनी आरओसी को कैसे इंटीमेट करेगी? विद द फॉर्म CHG 4। Company is required to intimate payment or satisfaction in full of any charge earlier registered to the ROC in Form CHG 4. Intimation needs to be given within period of 30 days from the date of such payment or satisfaction. बेसिकली अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो तो 30 डेज, चार्ज सेटिस्फाई करते हो तब भी 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना है। आरओसी में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी और द चार्ज होल्डर allow such intimation of payment और सेटिस्फैक्शन टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ सच पेमेंट। इधर इन्होंने 300 डेज का एडिशनल टाइम दे दिया है कि भाई 30 डेज में नहीं कर पाए तो 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पेमेंट आप रजिस्टर बेसिकली इंटीमेट करो आरओसी को। नोटिस टू दी, अब आरओसी के पास इंफॉर्मेशन गया, अब आरओसी कैसे कंफर्म करेगा कि भाई बैंक वाले को उसका पूरा पैसा मिल गया? तो आरओसी उस चार्ज होल्डर को इंटीमेशन देगा। ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन रजिस्ट्रार शैल कॉज अ नोटिस टू बी सेंड टू द होल्डर ऑफ द चार्ज calling upon him to show cause within such time as specified in the notice। लेकिन 14 डेज से ऊपर का आप टाइम पीरियड नहीं देगा आरओसी की भाई 14 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड कर दो कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया। एज टू वाई पेमेंट और सेटिस्फैक्शन इन फुल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, शो कॉज नोटिस जाएगा कि भाई मैं ये चार्ज को सेटिस्फैक्शन का इंटीमेशन क्यों ना अपने रजिस्टर्स में अपडेट कर दूँ। इफ नो कॉज शोज बाय द चार्ज होल्डर ने कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, रजिस्ट्रार शैल ऑर्डर द एंटरिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्ट्रार एंटर करेगा इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। जो भी चार्ज का रजिस्टर आरओसी मेंटेन कर रहा था उसमें लिख देगा कि भाई मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, बेसिकली ये चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, केप्ट बाय हिम एंड अकॉर्डिंगली ही शैल इन्फॉर्म द कंपनी ऑफ हैविंग डन सो। कंपनी को इंटीमेट कर देगा कि भाई चार्ज सेटिस्फाई हो गया। ओके सर। अब एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि भाई कंपनी ने लोन लिया था बैंक से, अब कंपनी ने रीपे कर दिया है, बट कंपनी ने अभी आरओसी को इंटीमेट नहीं किया है रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। बैंक वाले ने आरओसी को इंटीमेट कर दिया चार्ज इज सेटिस्फाइड, तो क्या आरओसी कंपनी के पास जाएगा कि भाई तू बता तूने पूरा पेमेंट किया कि नहीं, तब मैं नोट करूंगा? रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जिसको पैसा लेना था बैंक वाले को
बैंक वाला खुद ही बोल रहा है मुझे मेरा पैसा मिल गया, आप चार्ज सेटिस्फाइड की एंट्री पास कर दो, तो आरओसी बार बार इंटीमेट थोड़ा ना करेगा। तो आरओसी उस समय बिना किसी को इंटीमेट किए चार्ज का सेटिस्फैक्शन, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर देगा। No notice is required to be sent in case intimation to the registrar in this regard is in the specified form and signed by the holder of charge। बेसिकली अगर चार्ज होल्डर ने साइन कर दिया कि भाई चार्ज सेटिस्फाई की एंट्री पास कर दें, तो फिर आरओसी बार बार इंटीमेशंस नहीं भेजेगा। इफ एनी cause is shown by the charge holder, registrar shall record a note to that effect in the register of charge and inform the company। कंपनी को बोलेगा कि भाई चार्ज होल्डर ने अभी ऑब्जेक्शन रेज किया है, इसको रिजॉल्व करो, फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। ओके सर। इशू ऑफ सर्टिफिकेट, बेसिकली जो चार्ज सेटिस्फैक्शन होता है ना, आप जब चार्ज क्रिएट करने की एप्लीकेशन देते हो तो CHG 2 में आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपका चार्ज रजिस्टर हो गया है। अब यहाँ पे आपने CHG 4 में इंटीमेशन दिया ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, तो आरओसी आपको CHG 5 इशू करेगा जिसमें बोलेगा कि हाँ भाई ये सर्टिफाई करता है कि आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया है। ओके सर। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, instrument creating a charge or modification thereon shall be preserved for a period of 8 years from the date of satisfaction of charge by the company। 8 years की टाइमलाइन यहाँ पे दे दी है। अब हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन ऑफ कंपनी। बेसिकली जो भी कंपनी जिसका चार्ज रजिस्टर्ड था वो इंटीमेट नहीं कर रही है कि भाई उसका चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, तो उस केस में रजिस्ट्रार अपने आप नोट कर सकता है कि भाई दिस चार्ज इज सेटिस्फाइड। विद रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड चार्ज इफ एविडेंस इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ आरओसी, आरओसी को आपने डॉक्यूमेंट्स दिए कि भाई ये देखो दैट debt secured by charge has been paid or satisfied wholly or in part, that the part of the property or undertaking charged has been released from the charge, has been released from the charge or has ceased to form part of the company's property or undertaking। बेसिकली इसमें दो चीज़ें इन्होंने बोली हैं कि भाई आपने जो डेट ले रखा था वो सेटिस्फाई हो गया है, हैज़ बीन पेड और सेटिस्फाइड होली और इन पार्ट। ठीक है सर। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, दैट द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग चार्ज, जो भी हमने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की थी उसका 50%, 40%, 30%, 20%, XYZ कुछ कोई किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज, उसको हमने चार्ज से हटा दिया है, उसके ऊपर हमारा कोई चार्ज नहीं है। बेसिकली मान लो मैंने एक ये प्रॉपर्टी रजिस्टर की थी, मैंने बोला 50%, 50%, इसने बोला ये 50% के ऊपर मेरा कोई चार्ज नहीं है, तो ठीक है ना, वैसा ही लिखा है यहाँ पर that the part of the property or undertaking charged has been released from the charge or has ceased to form part of the company's property, या फिर ये कंपनी की प्रॉपर्टी ही नहीं है, अब रही नहीं, बेसिकली कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही। ठीक है सर। देन ही में इसको ऐसे पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू any registered charge if evidence is shown to the satisfaction of ROC that ये कि डेट सिक्योर्ड थी, जो भी डेट सिक्योर्ड थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है, उसका पूरा पेमेंट हो चुका है, या फिर जिस भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड था उसका कोई पार्ट या फिर इनकम्प्लीट वो सेटिस्फाई हो चुकी है, और या फिर वो कंपनी की प्रॉपर्टी ही नहीं रही है। देन ही में एंटर इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन that debt has been satisfied in whole or in part, आधी आधी या कुछ ही और पार्ट में 30%, 40% सेटिस्फाई हो चुकी है, या फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज, 50% प्रॉपर्टी चार्ज से रिलीज कर दी गई है, या फिर वो प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी है ही नहीं अब। ठीक है सर। पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द रजिस्ट्रार डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो इंटीमेशन हैज़ बीन रिसीव। मेन टॉपिक ही वही है सर, power of registrar to make entries of satisfaction and release in absence of intimation of from company। तो मेन पॉइंट तो यही है, power can be exercised by a registrar despite the fact that no intimation has been received by him from the company। section 82(4) section 82 shall not be deemed to affect the power of registrar to make entry in the register of charges under section 83 or otherwise then on receipt of intimation from the company, that is even if no intimation। बेसिकली आप रजिस्ट्रार के राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते इस राइट की वजह से।
ठीक है सर। इंफॉर्मेशन टू अफेक्टेड पार्टी, बेसिकली अगर आरओसी अपने मन से कुछ कर भी रहा है ना, तो उसको चार्ज होल्डर और कंपनी को इंटीमेट तो करना ही पड़ेगा ना कि मैंने अपने यहाँ ये ऐसे ऐसे एंट्रीज पास कर ली हैं। द आरओसी शैल इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 days ऑफ मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। चार्ज सेटिस्फाई हो गया, उसका सर्टिफिकेट CHG 5 में इशू हो जाएगा। ठीक है सर। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, बेसिकली अगर किसी कंपनी बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक ने एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस रिसीवर अपॉइंट कर दिया, जो कि फंड्स कलेक्ट करेगा और बैंक को पे करेगा। रिसीवर अपॉइंट करना मतलब कंपनी के एसेट्स सेल ऑफ करेगा, लिक्विडेट करेगा, फिर बैंक को रीपे करेगा, या फिर लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया बाय एनी कोर्ट, लिक्विडेटर बाय कोर्ट। तो ये जो रिसीवर है और लिक्विडेटर है, इनको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को। इंटीमेट टू आरओसी दे हैव बीन अपॉइंटेड इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। क्या बोलता है ये? इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, जिस भी बंदे को ऑर्डर मिला कि भाई उसे ये कंपनी का रिसीवर बनाया जा रहा है, और अ पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, बेसिकली चार्ज के जो भी प्रॉपर्टी चार्ज के अंडर थी, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के रिसीवर को बोला गया है। अपॉइंट सच रिसीवर और पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन्ड इन एनी इंस्ट्रूमेंट, ये बैंक वालों के लिए है, ये कोर्ट के लिए है कि भाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है रिसीवर को। तो ये लोग ही शैल गिव अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर और मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट। बेसिकली जिस भी डेट से आप अपॉइंट हो रहे हो, उसके 30 days के अंदर आपको CHG 6 में इंटीमेट करना है आरओसी को कि भाई आपका अपॉइंटमेंट हुआ है इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो कि चार्ज में है। He shall give notice of such appointment to the company and registrar along with a copy of order or instrument within 30 days from the passing of order or making of the appointment। बेसिकली बैंक के साथ जो भी हमारा लोन एग्रीमेंट होता है ना, उसमें बैंक लिखता है कि अगर ये पैसा रीपे नहीं कर पाए तो हम एक रिसीवर अपॉइंट कर देंगे जो कि प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करेगा और हमारा पैसा हम रिकवर करेंगे। तो जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये रिसीवर अपॉइंट हुआ है, या फिर जिस ऑर्डर के बेसिस पे ये रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट CHG 6 में रिसीवर को फाइल करना पड़ेगा विद द आरओसी। रजिस्ट्रार शैल ऑन पेमेंट ऑफ रिस्क्राइब रजिस्टर पर्टिकुलर्स ऑफ द रिसीवर पर्सन और इंस्ट्रूमेंट इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज। रजिस्ट्रार अपना काम करेगा, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में लिख के छोड़ देगा। ठीक है सर। फिर जब ये सीज हो जाएगा, बेसिकली रिसीवर का अपॉइंटमेंट खत्म हो गया, अब वो रिसीवर प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर रहा है, पर्सन अपॉइंटेड एज अबव शैल गिव अ नोटिस टू दैट अफेक्ट टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। इन टर्न द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर सच नोटिस। बेसिकली CHG 6 में जो रिसीवर अपॉइंट हुआ था, एक तो अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे वो इंटीमेट करेगा, सेकेंडली जब उसका अपॉइंटमेंट खत्म हो गया तब भी अपॉइंट करेगा आरओसी को कि भाई अब मेरा रिसीवर वाला कोई काम बचा नहीं है। ठीक है सर। अभी तक हमने जितने भी ऊपर के प्रोविजंस पढ़े, वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के चैप्टर में आते हैं। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आप इन सारे प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हो या कोई डिफॉल्ट करते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी कितने की लग सकती है? ऑन कंपनी 5 लाख, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट 50,000। बेसिकली अगर आपने कुछ भी फ्रॉड के इंटेंशन से किया है तो आप सेक्शन 447 में आ जाइए, उधर फ्रॉड के लिए अलग पनिशमेंट्स लिखे हुए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस। बेसिकली इसमें क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको टाइम पीरियड बढ़ा देती है, एक्सटेंड कर देती है कि भाई आपको चार्ज रजिस्टर करवाना है या सेटिस्फाई का इंटीमेशन करवाना है, आपने 300 डेज में नहीं अपना काम किया, 300 डेज में रजिस्टर नहीं किया, 120 डेज में, 300 डेज में इंटीमेट नहीं किया कि आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, 120 डेज में आपने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, तो अगर आपके पास रीजनेबल कॉस्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है और रजिस्टर्स को रेक्टिफाई करवाने की ऑर्डर दे सकती है।
CG, central government, on being satisfied that omission to give intimation to the ROC with respect to payment or satisfaction of charge within the specified time, या फिर omission और misstatement of any particulars, बेसिकली आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी नहीं थी या फिर उसमें कुछ आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द आरओसी विद रिस्पेक्ट टू एनी सच चार्ज मॉडिफिकेशन रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन अदर एंट्री मेड अंडर सेक्शन 82, जिसमें कि आप सेटिस्फैक्शन इंटीमेट करते हो, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज, ये सब आपने गलती से करा था, वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और सम अदर सफिशिएंट कॉज। बेसिकली जो मिस स्टेटमेंट हुए थे, ओमिशन हुए थे, वो एक्सीडेंटल था, इनएडवर्टेंस था, या फिर आपके पास कोई रीज़न था उन गलतियों के होने का। इट इज़ नॉट ऑफ अ नेचर टू प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो भी आप इंटीमेशन दे रहे हो ना, उसकी वजह से किसी और क्रेडिटर के राइट्स पे अफेक्ट नहीं आ रहा है या फिर किसी और मेंबर ऑफ द कंपनी पे के राइट पे अफेक्ट नहीं आ रहा है। इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड और on such terms and condition as it deems just and expedient, direct the time for giving of intimation of payment or satisfaction shall be extended, time period extend कर दिया, और as the case may require that the omission or misstatement shall be rectified। जो भी हमसे गलती हुई, जो भी हमने चार्ज रजिस्टर करते समय या मॉडिफिकेशन करते समय जो भी इंफॉर्मेशन दी, जो भी उसमें मिस स्टेटमेंट थी, उनका या तो रेक्टिफिकेशन करने का ऑर्डर दे सकता है या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करने के लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड करने का ऑर्डर दे सकता है। एप्लीकेशन किस फॉर्म में होगा? CHG 8, ये ठीक है, हमने पढ़ लिया। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन, डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट होता है। होपफुली बहुत ही आसान सा चैप्टर है, पूरा का पूरा प्रोसीजरल है कि भाई चार्ज रजिस्टर करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं तो उसको मॉडिफिकेशंस को हमें आरओसी को इंटीमेट करना है। चार्ज रजिस्टर करने के बाद आरओसी हमें सर्टिफिकेट देगा कि भाई आपका ये चार्ज रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद जब भी आप उस चार्ज के लिए पेमेंट कर दोगे पूरी बैंक को, तो आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए इंटीमेट करोगे कि भाई हमने ये चार्ज सेटिस्फाई कर दिया है। आरओसी आपको CHG 5 में सर्टिफिकेट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज दे देगा। अब इन केस अगर आपने बैंक आरओसी को इंटीमेट नहीं किया कि भाई ये चार्ज रजिस्टर होना है, तो चार्ज होल्डर अपने एंड से फॉर्म फाइल कर देगा कि भाई मैंने ये लोन दे रखा है, ये प्रॉपर्टी मेरे अंडर इन्होंने सिक्योरिटी में दे रखी है, मुझे इस पर चार्ज रजिस्टर करना है। तो चार्ज होल्डर के कहने पे आरओसी आपको एक बार इंटीमेट करेगा कि भाई मेरे पास एक बैंक वाला आया जो बोल रहा है आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और उस पर असेट क्रिएट करना है और बेसिकली चार्ज क्रिएट करना है। तो अगर कंपनी कोई ऑब्जेक्शन नहीं देती है तो आरओसी में प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज रजिस्टर हो गया तो जो चार्ज होल्डर कंपनी थी उसके जितने भी एक्सपेंसेस लगे होंगे इस पूरे प्रोसीजर को रजिस्टर करने में, वो सारे के सारे चार्जेस कंपनी से रिकवर कर सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई आरओसी को किसी ने इंटीमेट ही नहीं किया कि भाई चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है या फिर जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज था वो प्रॉपर्टी अब कंपनी की है ही नहीं या फिर उसका कोई पोर्शन कंपनी का नहीं है, कंपनी के पास नहीं है, और आरओसी के पास ऐसे कुछ एविडेंस है जो कि ये सब बातें प्रूव करते हैं, तो आरओसी अपने एंड से ये सारी एंट्रीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो आरओसी मेंटेन करता है उसमें लिखेगा और कंपनी और चार्ज होल्डर को इंटीमेट करेगा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक्शंस ले लिए हैं। फिर इसके बाद अगर कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी चार्ज के अंडर है उसके रिगार्डिंग कोई रिसीवर अपॉइंट होता है बाय द बैंक और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो जो भी रिसीवर अपॉइंट हुआ है उसको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, इस जो भी ये एसेट चार्ज में रजिस्टर्ड है इसको मैनेज जब से मैं कर रहा हूँ। तो उसी रिगार्डिंग आरओसी अपने रजिस्टर्स को अपडेट करेगा, उसमें लिखेगा कि भाई इस ऑर्डर के परसुएंट या फिर इस इंस्ट्रूमेंट के परसुएंट कंपनी के इस असेट के रिगार्डिंग रिसीवर अपॉइंट हुआ है। ठीक है सर। लास्ट में हमने क्या देखा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि भाई अगर किसी का सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का इंटीमेशन देना रह गया टाइम पीरियड के बाद दिए, टाइम पीरियड एक्सीड हो गया है, लैप्स हो गया है बेसिकली, तो सीजी में एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर इंटीमेटिंग द आरओसी रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, या फिर हमने जो भी चार्ज रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म फाइल किया था, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्म फाइल किया था, उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो गए या ओमिशन हो गए, तो सीजी में ऑर्डर दी रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फाइल्ड इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। तो मेजरली ये पूरा का पूरा प्रोसीजरल चैप्टर था जो अभी तक हमने पढ़ा,
और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई टेक्निकल है जो आपको समझ में ना आए। सब प्रोसीजरल है, सेक्शंस हैं, फॉर्म्स हैं, उनके टाइमलाइंस हैं कि भाई 30 डेज में फाइल करने हैं, 30 डेज में नहीं फाइल किया तो एक्स वाई जेड आप ऐसे ऐसे डेट्स में फाइल कर सकते हो। होपफुली आपको मैंने जैसे समझाया आसानी से समझ आएगा। अगर आपका कुछ भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई विल बी ट्राइंग टू रिवर्टिंग यू एट द वेरी अर्लीस्ट पॉसिबल। Thank you. All the best. Wish you best of luck for your exams. Hopefully, I have been of a great help for you to qualify your exams going forward. Thank you.